एक तरफ 120 साल पुरानी धागों और कॉटन के बेल्स में घिरी एक टेक्सटाइल मिल जिसकी आवाज से पूरा मोहल्ला गूंजता था, और दूसरी तरफ डिज्नी थीम वाले लग्जरी विलास और 38 एकड़ के चमचमाते गोल्फ कोर्सेज। हाँ, और अगर कोई आपसे कहे कि ये दोनों एक ही बिजनेस एम्पायर की कहानी है तो पहली बार में इस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है। बिल्कुल। आज की इस गहरी चर्चा में हम अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के इस हैरान अंगेज सफर को डीकोड कर रहे हैं। हमारे पास इस एनालिसिस के लिए उनकी एनुअल रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट रिव्यूज और हाल ही के मार्केट ट्रेंड्स का पूरा डेटा मौजूद है। राइट, और आज हमारा मकसद सिर्फ एक कंपनी की हिस्ट्री पढ़ना नहीं है, हमें ये समझना है कि कैसे इनका एसेट लाइट मॉडल, HDFC के साथ इनकी पार्टनरशिप और ये प्रीमियम लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट जैसे पुराने ढंग के बिजनेस को एक बिल्कुल नए मैन्युफैक्चरिंग चश्मे से देखने पर मजबूर कर रहे हैं। सही कहा। तो शुरुआत थोड़े कॉन्टेक्स्ट से करते हैं। लाल भाई ग्रुप, जो कि 1897 में शुरू हुआ था, उन्होंने अपनी ऐसी टेक्सटाइल लेगेसी बनाई जिसे पूरा देश जानता है। पर फिर अचानक 2008 में उन्होंने अरविंद इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से रियल एस्टेट में कदम रखा। हाँ, जिसे बाद में लगभग 2015-16 के आसपास डीमर्ज करके एक अलग एंटिटी बना दिया गया, जिसका नाम पड़ा अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनका रियल एस्टेट मार्केट में ऑपरेट करने का तरीका बाकी ट्रेडिशनल डेवलपर से पूरी तरह अलग है। वही तो, ट्रेडिशनल रियल एस्टेट मॉडल तो हम सब जानते ही हैं। डेवलपर सबसे पहले बहुत सारी जमीन खरीद कर रख लेते हैं, जिसे लैंड बैंक कहा जाता है। फिर सालों तक उस जमीन की कीमत बढ़ने का इंतजार करते हैं। एग्जैक्टली, जमीन होल्ड करना उनके बिजनेस का कोर होता है। राइट, लेकिन अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का मॉडल तो मुझे रियल एस्टेट के लिए किसी क्लाउड किचन जैसा लगता है। जैसे एक क्लाउड किचन का अपना कोई बड़ा फैंसी डाइनिंग स्पेस नहीं होता, वो सिर्फ तब खाना बनाते हैं जब ऑर्डर आता है। इनका फोकस सिर्फ एग्जीक्यूशन और डिलीवरी पर होता है। ये एनालॉजी काफी हद तक सही है। अरविंद भी जमीन को सिर्फ एक रॉ मटेरियल की तरह देख रहा है। उनका क्लियर नो लैंड बैंक मॉडल है। जब प्रोजेक्ट बनाना होता है तभी जमीन लेते हैं। पर मैं यहाँ इस लॉजिक को थोड़ा चैलेंज करना चाहूंगी। जमीन होल्ड ना करना क्या सच में रियल एस्टेट में समझदारी है? आखिर किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा वैल्यू अप्रिसिएशन तो जमीन का ही होता है ना? हाँ, जमीन की कीमत बढ़ती है, पर तो अगर आप जमीन ही होल्ड नहीं कर रहे तो आप प्रॉफिट मार्जिन कहाँ से निकाल रहे हैं? देखिए, क्लाउड किचन वाली एनालॉजी मॉडल को समझने के लिए अच्छी है, लेकिन इसमें एक बड़ा फर्क है। क्लाउड किचन सस्ते रॉ मटेरियल पे चलता है, जबकि रियल एस्टेट में जमीन सबसे महंगी चीज होती है। बिल्कुल। आपने जो पूछा कि जमीन ना होल्ड करने से प्रॉफिट कहां से आएगा, यहीं पर इनका एसेट लाइट मॉडल काम करता है। जमीन खरीदकर सालों तक होल्ड करने में एक बहुत बड़ा रिस्क छिपा होता है। अच्छा, किस तरह का रिस्क? ट्रेडिशनल डेवलपर्स हजारों करोड़ रुपए बैंक से लोन लेकर जमीन खरीदते हैं। अगर मार्केट में थोड़ी सी भी मंदी आई या प्रोजेक्ट के अप्रूवल में 2 साल लग गए तो उस जमीन पर उन्हें भारी इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। ये इंटरेस्ट उनके सारे प्रॉफिट मार्जिन्स को खा जाता है और कंपनी डेट ट्रैप में फंस जाती है। ओह वाओ, यानी जमीन होल्ड करना अपने आप में एक टिकिंग टाइम बॉम्ब हो सकता है अगर मार्केट का मूड अचानक बदल जाए। सही पकड़ा आपने। इसीलिए अरविंद स्मार्ट स्पेसेस ने अपना लगभग 72% पोर्टफोलियो जॉइंट वेंचर्स यानी जेवी मॉडल पर रखा है। तो इसके मैकेनिक्स थोड़ा डिटेल में समझाइए। ये जेवी मॉडल ग्राउंड पर काम कैसे करता है? जेवी में होता ये है कि जमीन किसी और की होती है। मान लीजिए कोई पुराना जमींदार या लैंड एग्रीगेटर है जिसके पास 50 एकड़ जमीन है, पर उसके पास उसे डेवलप करने की एक्सपर्टीज या कैपिटल नहीं है। राइट, उसके पास बस जमीन पड़ी है। हाँ, तब अरविंद उसके पास जाता है और पार्टनरशिप करता है। जमीन ओनर की और ब्रांड, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्टीज और मार्केटिंग अरविंद की। इससे होता ये है कि जमीन खरीदने का जो हजारों करोड़ का शुरुआती कैपिटल था वो पूरा बच जाता है। तो इसका मतलब उन्हें बैंक से बड़े लोन्स लेने ही नहीं पड़ते होंगे। एग्जैक्टली, और इस स्ट्रैटेजी की वजह से इनकी बैलेंस शीट पर कर्ज ना के बराबर है। सितंबर 2025 के डेटा पर अगर हम गौर करें तो इनका नेट डेट पोजीशन नेगेटिव था। वेट, नेगेटिव नेट डेट? इसका सीधा मतलब है कि उनके पास मार्केट के कर्ज से ज्यादा कैश ऑलरेडी अवेलेबल था। बिल्कुल, और इसी मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ की वजह से इन्हें IND A+ की स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग मिली हुई है। ये मॉडल इन्हें मार्केट के उतार चढ़ाव
में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। ये बैलेंस शीट के नजरिए से तो बहुत सेफ लगता है। अगर आपके ऊपर इंटरेस्ट का दबाव नहीं है तो आप शांति से अपने अगले कदम के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ आपस में टकराती हुई लगती है मुझे। कैसी बात? एक तरफ तो आप जमीन ना खरीद कर एसेट लाइट रहना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अगर आपके पास जमीन की पाइपलाइन नहीं है तो आप अपने जेवी पार्टनर को तेजी से रिजल्ट कैसे देंगे? जमीन वाले को तो अपना हिस्सा जल्दी चाहिए होगा ना? वही तो, उनको तेजी से एग्जीक्यूशन करना होता है। तो आखिर इस 30 स्पीड को बनाए रखने के लिए ये लोग इस रॉ मटेरियल पर बना क्या रहे हैं? क्योंकि एक 30 मंजिला टावर खड़ा करने में तो सालों लग जाते हैं। और यही इनकी स्ट्रैटेजी का अगला सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इनका फोकस सिर्फ ऊंची इमारतों पर नहीं है। इनका लगभग 79% पोर्टफोलियो हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट्स पर आधारित है। हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट्स यानी जमीन पर फैले हुए प्रोजेक्ट्स? हाँ, जैसे प्रीमियम प्लॉट्स, गेटेड विलास और टाउनशिप्स। ज्योग्राफिकल तौर पर भी इनका फोकस बहुत सटीक है। लगभग 61% पोर्टफोलियो गुजरात में है, खासकर अहमदाबाद और गांधीनगर में, और 28% कर्नाटक के बेंगलुरु में। अच्छा, मैं इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट्स की थोड़ी फिजिकल रियलिटी पर जाना चाहूँगी। मैंने इनके हाल ही के कुछ प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स देखी हैं और वो सच में थोड़े अजीब और बहुत ही एम्बिशियस लगते हैं। जैसे कि कौन से प्रोजेक्ट्स? जैसे बेंगलुरु का एक्वा सिटी प्रोजेक्ट, जिसमें 38 एकड़ का सिर्फ एक गोल्फ कोर्स है और 30 एकड़ की प्राइवेट लेक बनाई जा रही है। फिर एक अहमदाबाद में इनका अपलैंड्स प्रोजेक्ट है जो डिज्नी से इंस्पायर्ड बताया जाता है। हाँ, वो काफी प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हैं। राइट, पर ये सुनकर ऐसा लगता है कि कोई सच में सिर्फ रहने के लिए ईंट और पत्थर का घर नहीं खरीद रहा है। ऐसा लग रहा है कि कंपनी एक थीम पार्क लाइफस्टाइल बेच रही है। तो क्या मिड इनकम बायर इस तरह के एक्स्ट्रावेगेंट प्रोजेक्ट्स में सच में इन्वेस्ट कर रहा है, या ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है? अगर हम इसको सिर्फ एक मार्केटिंग हुक समझने की गलती करेंगे तो हम इनकी आर्थिक स्ट्रेटजी का सबसे जरूरी हिस्सा मिस कर देंगे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट्स हैं, ये उनके तेज कैश फ्लो इंजन का सबसे बड़ा पुर्जा है। वो कैसे? इसको आपस में कनेक्ट करके बताइए। देखिए, एक 20-30 मंजिला हाई राइज बिल्डिंग बनाने के मैकेनिक्स बहुत मुश्किल होते हैं। सबसे पहले आपको कई महीने सिर्फ जमीन की खुदाई और फाउंडेशन में लगाने पड़ते हैं। हाँ। फिर बेसमेंट पार्किंग बनानी पड़ती है। हाँ, उसमें सालों लग जाते हैं। बिल्कुल, 2 दर्जन से ज्यादा म्युनिसिपल और सेफ्टी क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं। फिर क्रेन और लीवर के कोऑर्डिनेशन से एक फ्लोर बनता है, और जब तक पूरी बिल्डिंग का आखिरी फ्लोर बनकर तैयार ना हो जाए और सेफ्टी सर्टिफिकेट ना मिल जाए, आप किसी को घर का पोजीशन नहीं दे सकते। तो इस पूरे प्रोसेस में 4 से 5 साल का वक्त और बहुत सारा कैपिटल फंस जाता होगा। एग्जैक्टली। अब इसके मुकाबले एक गोल्फ कोर्स विला कम्युनिटी बनाने का मैथ्स बिल्कुल अलग होता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट्स में टर्न अराउंड टाइम आधा होता है, यानी तेजी से बनते हैं। हाँ, एक विला प्रोजेक्ट या प्लॉटेड डेवलपमेंट 2 से 3 साल में पूरा हो जाता है। वहां आपको डीप एक्सकवेशन नहीं करनी, जमीन को बराबर किया, इंटरनल रोड्स बनाई, अंडरग्राउंड पानी और बिजली की लाइन डाली और एक शानदार क्लब हाउस बना दिया। अच्छा, और एक बार ये आम इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो जमीन का हर प्लॉट अपने आप में एक अलग प्रोडक्ट बन जाता है। और यहाँ काम आती है इनकी बिल्ड टू सेल स्ट्रैटेजी। बिल्ड टू सेल का मैकेनिज्म थोड़ा डिटेल में समझाइए। ये दूसरे ट्रेडिशनल डेवलपर से अलग कैसे है? बिल्ड टू सेल का सीधा सा मकसद है शुरुआत में ही मैक्सिमम कैश इकट्ठा करना। जब अरविंद कोई 100 एकड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो वो पूरे 100 एकड़ एक साथ नहीं बेचता, वो इसको फेजेस में बांटता है। अच्छा, तो एक एक करके फेज लॉन्च करते हैं? हाँ, पहले फेज में वो सिर्फ एक छोटा हिस्सा लॉन्च करते हैं, पर उनकी पूरी मार्केटिंग उस लाइफस्टाइल पर होती है, उस लेक, उस क्लब हाउस और उस थीम पर। उनका इंटरनल टारगेट होता है कि लॉन्च फेज में ही कम से कम 30% इन्वेंट्री बिक जाए। ओह, तो जब बायर उस लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट होकर एडवांस पेमेंट करता है तो कंपनी के पास शुरुआत में एक बड़ा कैश पूल आ जाता होगा। बिल्कुल सही। इस 30% एडवांस पैसे से ही उस फेज का आगे का पूरा कंस्ट्रक्शन फंड हो जाता है। उन्हें किसी बैंक के पास लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे ही फेज 1 तैयार होता है, जमीन की कीमत अपने आप बढ़ जाती है और वो फेज 2 को और ज्यादा महंगे दाम पर लॉन्च करते हैं। वैसे देखा जाए तो ये एक सेल्फ सस्टेनिंग लूप बन जाता है। तेजी से कंस्ट्रक्शन करो, उस लाइफस्टाइल मार्केटिंग हुक की मदद से एडवांस पैसा उठाओ, उसी पैसे से प्रोजेक्ट पूरा करो और फिर अगले प्रोजेक्ट में लग जाओ। ना बैंक का इंटरेस्ट और ना ही बरसों लंबा इंतजार। एग्जैक्टली, और यही इनकी बैलेंस शीट को इतना क्लीन रखता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी रुकावट है जो मुझे दिख रही है।
एडवांस बुकिंग से आप एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट तो बना सकते हैं, पर अगर कंपनी को 5000 करोड़ की नई ट्रेजेक्टरी पर जाना है, नए शहरों में उतरना है, तब क्या? तब तो नए जॉइंट वेंचर्स साइन करने के लिए शुरुआती एडवांस देना ही पड़ता होगा ना? उस मेगा एक्सपेंशन का पैसा एडवांस सेल से तो नहीं आ सकता। ये बहुत ही गहरा आकलन है आपका। और इसी कैपिटल की कमी को पूरा करने के लिए इनकी स्ट्रैटेजी में तीसरा सबसे बड़ा एलिमेंट आता है HDFC कैपिटल के साथ इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अच्छा, HDFC? हाँ, अरविंद स्मार्ट स्पेसेस और HDFC कैपिटल का रिश्ता 2019 से चला आ रहा है और हाल ही में इन्होंने HCare 3 नाम का एक रेजिडेंशियल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये प्लेटफॉर्म लगभग 900 करोड़ रुपए का है, जिसमें अरविंद का हिस्सा 300 करोड़ है और HDFC कैपिटल इसमें 600 करोड़ रुपए डाल रहा है। तो इसको अगर हम स्टार्टअप की दुनिया से जोड़कर देखें तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जैसे एक फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप को किसी बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट यानी VC का लगातार बैकअप मिल गया हो। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। स्टार्टअप के पास आइडिया और एग्जीक्यूशन है और VC के पास डीप पॉकेट्स। अरविंद के पास JV मॉडल की स्पीड है और HDFC उन्हें उस स्पीड को स्केल करने का फ्यूल दे रहा है। पर फाइनेंस की दुनिया में कोई किसी को मुफ्त में पैसे तो नहीं देता। इस प्लेटफॉर्म का फाइनेंशियल अरेंजमेंट कैसे काम करता है? VC वाली तुलना यहाँ बहुत सटीक है, लेकिन एक जरूरी फर्क है। एक टेक VC कई बार सिर्फ फ्यूचर ग्रोथ पर पैसा डालता है और लॉसेस झेलने को तैयार रहता है, लेकिन HDFC यहाँ एक्चुअल हार्ड एसेट्स और कंस्ट्रक्शन डिलीवरी पर बेट कर रहा है। अच्छा, तो रिटर्न्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? इस पार्टनरशिप को फाइनेंशियल भाषा में वाटरफॉल पेआउट्स के थ्रू मैनेज किया जाता है। इस वाटरफॉल पेआउट्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान शब्दों में किसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ताकि नंबर्स क्लियर हो जाएं। जरूर। मान लीजिए कि अरविंद और HDFC के इस प्लेटफॉर्म ने किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश किया और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उन्हें 100 रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ। वाटरफॉल पेआउट का मतलब है कि ये 100 रुपए आपस में एक तय किए गए क्रम यानी सीक्वेंस में बांटे जाएंगे, बिल्कुल एक झरने या वाटरफॉल की तरह जो ऊपर से नीचे आता है। ओके, तो सबसे पहले पैसा किसे मिलता है? सबसे पहले उस 100 रुपए में से HDFC को उनका एक गारंटीड रिटर्न मिलेगा, मान लीजिए 15 रुपए। ये इसलिए क्योंकि HDFC ने सबसे बड़ा कैपिटल रिस्क लिया है। उसके बाद जो 85 रुपए बचेंगे वो अरविंद और HDFC अपने रिस्क, मेहनत और इनिशियल इन्वेस्टमेंट रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। अच्छा, समझ गई। तो इस स्ट्रक्चर से HDFC का बड़ा कैपिटल रिस्क कवर हो जाता है क्योंकि उन्हें गारंटीड पे आउट मिल रहा है। पर अरविंद को इससे क्या मिलता है? क्या सिर्फ कैपिटल? कैपिटल के अलावा अरविंद को मिलता है भरोसा, जो रियल एस्टेट में किसी भी करेंसी से ज्यादा कीमती है। सोचिए, HDFC जैसे इतने बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का साथ होना ब्रांड ट्रस्ट को आसमान पर पहुंचा देता है। हाँ, ये बात तो है। जब एक रिटेल बायर किसी नए शहर में देखता है कि एक प्रोजेक्ट HDFC बैक कर रहा है तो उसका रिस्क फैक्टर दिमाग में 0 हो जाता है और इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करके अरविंद नए और महंगे मार्केट्स में एंटर कर रहा है। नए मार्केट्स मतलब कहाँ? जैसे हाल ही में इन्होंने वडोदरा में लगभग 700 करोड़ रुपए का एक मेगा टाउनशिप प्रोजेक्ट शुरू किया है। ये प्रोजेक्ट भी JV मॉडल पर है जिसमें अरविंद का रेवेन्यू शेयर 68% है। इसके अलावा MMR यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में इनका नया गोरेगांव प्रोजेक्ट है। मुंबई में? वहाँ तो जमीन वैसे ही आसमान छूती है। एग्जैक्टली। उस प्रोजेक्ट का टॉप लाइन रेवेन्यू पोटेंशियल लगभग 2400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। मुंबई जैसे कट थ्रोट और एक्सपेंसिव मार्केट में जहां जमीन खरीदने भर में बैलेंस शीट हिल जाती है, वहां HDFC के बैकअप और JV मॉडल की वजह से ही ये लोग इतने अग्रेसिव तरीके से घुस पा रहे हैं। सुनने में ये ऐसी कहानी लगती है जिसमें कोई फ्लॉ ही नहीं है। एक एसेट लाइट मॉडल जिसमें कर्ज का दबाव नहीं है, तेज कैश फ्लो वाले हॉरिजॉन्टल थीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं और नए मार्केट्स में स्केल करने के लिए HDFC जैसी बड़ी संस्था का पैसा है। हाँ, पेपर्स पर तो सब परफेक्ट लगता है। इन पैरामीटर्स पर तो एक परफेक्ट रियल एस्टेट मशीनरी लगती है। लेकिन और यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन आता है। अगर हम हाल ही के फाइनेंशियल नंबर्स को क्लोजली देखें तो एक बिल्कुल ही दूसरी कहानी निकल कर आती है जो इस पूरे रोजी पिक्चर को थोड़ा डार्क कर देती हैं। आप Q2 FY26 के रिजल्ट्स और उसके बाद आई मार्केट रिपोर्ट्स की तरफ इशारा कर रही है ना? बिल्कुल। अगर इस पूरे डेटा को देखा जाए तो एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने शानदार ग्रोथ दिखाई थी, उनकी बुकिंग्स 15% बढ़ी थी और टोटल रेवेन्यू लगभग डबल हो गया था। हाँ, वो क्वार्टर काफी स्ट्रांग था उनके लिए।
और हाल ही में जब कुलीन एस लाल भाई ने चेयरमैन का पद संभाला तो उन्होंने बड़ी शान से डिक्लेयर किया कि FY26 के लिए नए बिजनेस डेवलपमेंट का टारगेट 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए का है। सूरत, पुणे और मुंबई में ताबड़तोड़ एक्सपेंशन प्लान बनाए जा रहे हैं। राइट, टारगेट तो बहुत अग्रेसिव सेट किया है। लेकिन जो फिगर्स अभी सितंबर 2025 के क्वार्टर यानी Q2 FY26 में सामने आए, वहां हम देखते हैं कि कंपनी के नेट प्रॉफिट और टोटल रेवेन्यू दोनों में एक भारी गिरावट दर्ज की गई है। अचानक से नंबर्स इतने उथल-पुथल कैसे हो गए? और इसका असर मार्केट पर भी पड़ा। वही तो, इस सब का असर ये हुआ कि मार्केट्स मोजो जैसी बड़ी फाइनेंशियल एनालिसिस प्लेटफॉर्म ने इनके स्टॉक को सीधा एक स्ट्रॉन्ग सेल की रेटिंग दे दी। एक तरफ तो 5,000 करोड़ के आगे के सपने दिखाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ करंट क्वार्टर में ऐसी भारी फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी। क्या इनका ये एसेट लाइट मॉडल अब लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है या कंपनी की वैल्यूएशन सच में बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है जिसे जस्टिफाई नहीं किया जा पा रहा? इससे एक बहुत जरूरी और गहरा सवाल उठता है और इस कॉन्ट्रडिक्शन को समझने के लिए हमें रियल एस्टेट, अकाउंटिंग और इस इंडस्ट्री के नेचर के थोड़ा और अंदर जाना होगा। सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समझते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका रेवेन्यू ड्रॉप से क्या कनेक्शन है? रियल एस्टेट में इंडिया AS 115 नाम का एक अहम नियम लागू होता है। इस नियम के मुताबिक डेवलपर अपने प्रोजेक्ट से आने वाले पैसे को तब तक अपने अकाउंट बुक्स में रेवेन्यू की तरह दर्ज नहीं कर सकता जब तक कि फ्लैट या विला पूरी तरह तैयार ना हो जाए और बायर को उसकी चाबी यानी पोजीशन ना मिल जाए। तो यानी अगर अरविंद ने पिछले क्वार्टर में 1000 प्रीमियम विलाज एडवांस में बेच दिए और बायर ने उन्हें पैसा भी दे दिया, तब भी उनके Q2 बैलेंस शीट में वो 1 रुपया भी रेवेन्यू के तौर पे नहीं दिखेगा जब तक ये कंस्ट्रक्शन पूरा ना हो जाए। इसीलिए रियल एस्टेट कंपनीज की क्वार्टरली बैलेंस शीट्स में हमेशा बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव यानी QO फ्लक्चुएशंस देखे जाते हैं। अच्छा, अब नंबर्स थोड़े सेंस मेक कर रहे हैं। जिस क्वार्टर में पिछले प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी होती है वहां रेवेन्यू अचानक डबल दिखता है जैसे FY25 में हुआ, और जिस क्वार्टर में नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं वहां बुकिंग्स तो आती हैं पर रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हो पाता, जैसा कि इस सितंबर 2016 क्वार्टर में हुआ होगा। तो इसका मतलब जो नेट प्रॉफिट में ड्रॉप हुआ है वो सिर्फ एक टेक्निकल डीले है, पर अगर सिर्फ अकाउंटिंग डीले है तो मार्केट्स मोजो ने स्ट्रॉन्ग सेल क्यों कहा? वहां तो एनालिस्ट पूरे बिजनेस मॉडल को डीपली स्टडी करते हैं ना, उन्हें क्या खतरा दिख रहा है? स्ट्रॉन्ग सेल की वजह सिर्फ करंट क्वार्टर की अकाउंटिंग नहीं है, बल्कि इस तेज ग्रोथ से जुड़े हुए नए रिस्क्स और एक्सेसिव वैल्यूएशंस हैं। देखिए, कंपनी ने बहुत तेजी से इन्वेस्टर्स को अपनी ग्रोथ स्टोरी पर यकीन दिलाया है, जिस वजह से शेयर मार्केट में इनकी कंपनी का दाम यानी वैल्यूएशन उनके एक्चुअल आमदनी से बहुत आगे भाग चुका है। तो जब वैल्यूएशन इतनी आगे भाग जाती है तो मार्केट किसी भी चूक पर या मिस हुए टारगेट पर बहुत बुरी तरह पनिश करता है, और यहाँ एग्जीक्यूशन रिस्क्स बहुत बड़े हैं। एग्जीक्यूशन रिस्क्स किस तरह के? जमीन के लोन का रिस्क तो उन्होंने एसेट लाइट और HDFC की मदद से पहले ही हटा दिया ना। जमीन का रिस्क हटा है, पर मटेरियल और टाइम का रिस्क तो अभी भी वही है। जब आप मुंबई, पुणे या सूरत जैसे नए मार्केट्स में अग्रेसिवली एक्सपैंड करते हैं तो वहाँ हर शहर की लोकल ग्राउंड रियलिटी अलग होती है। वहाँ के लेबर यूनियंस अलग होते हैं, रॉ मटेरियल जैसे सीमेंट और स्टील की कॉस्ट लगातार बदलती रहती है, और अप्रूवल्स में भी तो टाइम लगता होगा। सबसे बड़ा मुद्दा वही है, लोकल अथॉरिटी के क्लियरेंसेस आने में देरी हो सकती है। एक बार जमीन मालिक के साथ JV साइन हो गया और HDFC से पैसा आ गया, उसके बाद अगर आपका प्रोजेक्ट लोकल डिले की वजह से लटका तो आपके प्रोजेक्ट की बनावट का कॉस्ट बढ़ जाएगा। अरविंद की आगे आने वाली सबसे बड़ी चुनौती होगी ग्राउंड लेवल पर टाइम डेडलाइन को मीट करना, ताकि उनके प्रॉफिट मार्जिन सिक्योर रहें। HDFC का पैसा और एसेट लाइट मॉडल एक लिमिट तक ही उनकी कमर सीधी रख सकते हैं। बिल्डिंग तो टाइम पर ईंट जोड़कर ही बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, स्टार्ट करना और टाई अप करना आसान है, पर प्रॉफिट मार्जिन बचाकर फिनिश लाइन तक पहुंचना ही इनका असली टेस्ट होगा। बिल्कुल, और इस एग्जीक्यूशन की बड़ी जिम्मेदारी नए CEO प्रियांश कपूर पर होने वाली है, जिन्हें मुंबई जैसे कॉम्प्लेक्स मार्केट का बहुत अच्छा अनुभव है। तो आज की इस गहरी एनालिसिस को अगर एक जगह लाया जाए तो ये एक बहुत ही शानदार टर्न अराउंड की कहानी बनती है।
एक 1200 साल पुरानी कपड़ा बनाने वाली लेगेसी कंपनी जिसने ट्रेडिशन के ठेके के तोड़कर रियल एस्टेट को बिल्कुल अलग ढंग से सोचा। सही कहा, उनका माइंडसेट बिल्कुल बदल गया है। उन्होंने रियल एस्टेट को जमीन जमा करने के अहंकार से निकालकर सच में एक मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी सप्लाई चेन मॉडल में बदल दिया। नो लैंड बैंक की तेज सोच, HDFC के कैपिटल का मजबूत इंजन और सबसे जरूरी अहमदाबाद से लेकर बेंगलुरु तक लोगों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को समझकर हॉरिजॉन्टल गोल्फ कोर्सेज और लेक व्यू वाले प्रीमियम लाइफस्टाइल क्रिएट करना। वही तो, और यही बात इन्हें बाकी डेवलपर्स से पूरी तरह से अलग खड़ा करती है। इनका एसेट लाइट अप्रोच और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट्स पर फोकस इन्हें वो स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी देता है जो मार्केट में किसी भी ट्रेडिशनल जायंट के पास फिलहाल नजर नहीं आती। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी तो उन्होंने बहुत अच्छी मेंटेन की है। लेकिन जैसे कि हमने डिटेल में डिकोड किया, आने वाले समय में नए शहरों का अनजाना, लोकल कंपटीशन, रॉ मटेरियल की वॉलेटाइल कॉस्ट्स और शेयर मार्केट की उम्मीदों के बोझ तले अपनी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना, ये उनके सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। और इस पूरे विश्लेषण को हम एक ऐसी सोच के पास छोड़ना चाहेंगे जो आगे चलकर इस कंपनी और पूरे सेक्टर को डीपली टेस्ट करेगी। जब रियल एस्टेट मार्केट बूम पर होता है, इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही होती है और लोगों के हाथ में पैसा होता है, तब एसेट लाइट मॉडल, जॉइंट वेंचर्स और लग्जरी लाइफस्टाइल विलास किसी जादू की तरह बढ़िया काम करते हैं। इन्वेंट्री हाथों हाथ बिकती है। बिल्कुल, उस वक्त सब कुछ आसान लगता है। लेकिन इकोनॉमिक्स का पहिया घूमता जरूर है। अगर आने वाले सालों में इंटरेस्ट रेट्स फिर से बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं या इकोनॉमी एक गहरे स्लोडाउन में फंसती है जहां लोग प्रीमियम गोल्फ कोर्सेज की जगह सिर्फ जरूरत की चीजें अफोर्ड कर पाएं, तब क्या इनका ये लग्जरी और लाइफस्टाइल हेवी पोर्टफोलियो उस झटके को झेल पाएगा? ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जो हमेशा बना रहेगा। और उस वक्त क्या जमीन न खरीदने की इनकी ये स्ट्रैटेजी उन्हें और सिकुड़ने की फ्लेक्सिबिलिटी देगी, या जब जमीन के दाम आसमान छू लेंगे और जेवीज महंगे हो जाएंगे तो खुद के हार्ड एसेट्स की कमी उनके आगे के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाएगी? खैर, इन सवालों का जवाब और इस बिजनेस की फाउंडेशन की असली मजबूती तो आने वाला वक्त और आने वाली मार्केट साइकिल्स ही बताएंगी। आज के इस डीप डाइव में इतना ही। इन तारीखों, डेटा पॉइंट्स और उनके पीछे छुपी कहानियों पर खुद ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो नंबर्स हैं जो कल की बड़ी बिजनेस हेडलाइंस बनाते हैं।